बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये जो वीवीआई जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जिसमें भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। ये भाग 4 है, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और 30 क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये टॉप 50 जो क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ वही करवा रहे हैं, आलतू फालतू कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 31 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए है, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन ए है फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। तो ये तुर्की में लिखा गया। और ये तुजुक ये बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। ये बाबर ने खुद ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, बाबर ने खुद ने ये लिखा था। इसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं, बाबरनामा, इसी को बाबरनामा। और अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों द्वारा इसका अनुवाद किया गया। कोई अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, कोई फारसी में अनुवाद किया, कोई किसी और भाषा में अनुवाद किया। इसी को बाबरनामा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बाबरनामा। तो इसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं। शुरू में ये तुर्की भाषा में लिखा गया था और ये खुद बाबर ने ही लिखा था। बाबर कौन था आपको पता ही है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था, ध्यान रखिएगा। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। और एक और बात समझिए, बाबर इसमें अपने जीवन के बारे में वर्णन करता है और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन करता है। यानी प्राकृतिक में देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बाबर तुजुक ए बाबरी में किस किस बातों का, निम्न में से कौन सी बातों का वर्णन करता है, या निम्न में से कौन सी बातों का वर्णन नहीं करता है? तो नहीं में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। और प्रकृति के बारे में सिर्फ पहाड़ और नदी, बस यही दो के बारे में वर्णन नहीं करता, और किसी भी चीज के बारे में वर्णन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पहाड़ और नदी, दो चीजों के बारे में ये वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन जो है ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है दीवान ए कोही। और दीवान ए कोही क्या था, ध्यान समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी देखिए ठीक ठाक अकाल पड़ रहा था, उस समय अकाल ही बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। और इसका निर्णय भी थोड़ा उल्टा पुल्टा ये ले लेता था, कुछ भी कर देता था, कभी राजधानी परिवर्तन तो कभी ये कभी वो, यही था ना, राजधानी बदलवाया था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेकर गया था। तीन लोग का इसका दिमाग वो थोड़ा घुमा रहा था। उस समय प्राकृतिक भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, प्रकृति का भी सिचुएशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, और ये ठीक ठाक बारिश नहीं हो पा रही, जिसके कारण क्या हो गया था, सूखा की स्थिति हो गई थी। ध्यान रखिएगा, सूखा की स्थिति हो गई थी, और जिसके कारण कृषकों को काफ़ी क्षति हुई थी, किसानों को ढेर मतलब बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी। इसकी पूर्ति के लिए इसने एक जो संस्था का गठन करवाया, इसका नाम रखा दीवान ए कोही। ये कृषि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब इसे मुख्य रूप से क्या किया जाता था, किसानों को ऋण दिया जाता था, किसानों को जो भी मदद होता था, बीज जो भी मदद होता था, वो सब सारे मदद इसमें से किया जाता था। और उसके बाद ये जो कृषि के लिए, वर्षा होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वर्षा करने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा, या पानी एकत्र करने के लिए, या नीचे का जो भूमिगत जल है, इस भूमिगत जल का जो स्तर है ऊपर रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके कुआं का उत्खनन करवाने लगा। ये कुआं भी क्या किया, कुआं का भी उत्खनन करवाया, पेड़ लगवाया, ध्यान रखिएगा, पेड़ लगवाया और बहुत कुछ किया। तो यही दीवान ए कोही की स्थापना यही करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था? शाह बेगम, हमीदा बानो बेगम, मुमताज महल, या डी इनमें से कोई नहीं? तो हमीदा बानो बेगम ने अपने पति, इसका पति क्या नाम था, हुमायूं के लिए मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसी ने अपने पति, अब बताइए, इसका पति तो हुमायूं था,
तो हुमायूं देखिए बहुत मेहनत किया था, हुमायूं बहुत मेहनत किया था। एक बार तो इससे राज्य इसका क्या हुआ था, चला गया था। राज्य चले जाने के बाद फिर कौन इससे राज्य छीन लिया था, बताइए तो कौन छीना था? चलिए हम ही बताते हैं, आप लोग क्या बताइएगा। ये जो शेर शाह सूरी था, इससे राज्य छीन लिया था, ये बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, छीन लिया था। तो फिर दोबारा ये बहुत मेहनत करने के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु होने के बाद दोबारा इसको भारत पर शासन करने का मौका मिल गया। और दोबारा मौका मिलते ही मौका मिला, उसके बाद कुछ दिन तक राजा रहा। तब तक ये दीन पनाह लाइब्रेरी यानी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसीलिए लेन पुल एक इतिहासकार है, वो क्या कहता है, लेन पुल इतिहासकार है, कहता है कि जो हुमायूं था जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। लेन पुल कहता है किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। और इसी के मृत्यु के बाद इसके पत्नी द्वारा, ऐसा बात नहीं था कि इसका बेटा सहयोग में नहीं था, इसका बेटा भी सहयोग में था, ऐसा बात नहीं था कि इसका बेटा। हाँ, कमेंट करके बताइए तो इसका बेटा का क्या नाम था, इसका बेटा का क्या नाम था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमीदा बानो बेगम जो थी, इसने निर्माण करवाया, इसी की मदद से निर्माण करवाया गया। अब इसका बेटा का नाम बताइएगा। हमीदा बानो बेगम यानी कि ये मान लीजिए हुमायूं का बेटा कौन था, हुमायूं के बाद राजा कौन बना, पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा समझाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा जो था उसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया? अकबर, शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था चालू किया था, यानी एक्सेप्टेंस। ये किसानों के पास ये लिख कर भेजा जाता था पट्टा कि आपका इतना आपका भूमि है और इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसान कहता था ठीक है, आपने ठीक लिखा है, हमारा इतना ही खेत है, हम इतना ही कर देंगे। और किसी भी किसान को दिक्कत होता था, उसको लगता था कि नहीं हमारा तो इतना ही खेत है और इतना ज़्यादा कर लिया जा रहा, तो वो दोबारा कह भी सकता था। तो इसीलिए ये किसने ये चालू किया, ये शेरशाह सूरी ने चालू किया था। अब ये क्या था, एक बार और थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या होता था, ये चालू करने के पीछे इसका मकसद क्या था। ये तो बहुत अच्छा से उस समय भी पढ़ाए थे। होता ये था ना कि शेरशाह जो सूरी था, ये मान लीजिए राजा ने कहा कि जिस किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, उससे हम आपको एक बस उदाहरण के बताते हैं, उससे 8 बोरी अनाज ले लो। उससे कितना बोरी अनाज लेना, 8 बोरी अनाज। तो इधर से जाते थे जो बीच वाले जो थे वो जाते थे और उसी में से वो कहते थे तुम्हारा 2 एकड़ है ना जमीन, तो राजा मांगे हैं 15 बोरा जो है वो अनाज मांगा गया, जबकि राजा ने कितना बोरा कहा है, 8 ही बोरा कहा है। तब तक किसान को भी लगता था कि 2 एकड़ के लिए 15 बोरा ही लगता होगा। तो ये 15 बोरा क्या कर देता, किसान दे देता था, जिसके कारण किसानों को घाटा हो जाता था। इसी को दूर करने के लिए इसने क्या किया, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था चालू की, जिसके तहत ये पहले लिख कर देता था कि 2 एकड़ आपका जमीन है, राजा की तरफ से एक पत्र जाता था, 2 एकड़ जमीन है तो आपको 8 बोरा अनाज देना था। उधर से वो लिख कर भेजता था, कौन, किसान। ठीक है, 2 एकड़ जमीन है, हम 8 बोरा अनाज भेजेंगे। तो राजा को भरोसा हो जाता, ठीक है किसान के पास ही पहुंचा है। तो इसीलिए ये किसने चालू किया था, शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तैमूर, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या खिज्र खां? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा? अकबर और इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू, अकबर महाराणा प्रताप और अकबर शेरशाह सूरी। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध, 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध। देखिए दोनों तरफ से ताकतवर ही थे ये, भले ही देखिए मुगलों की सेना बहुत ही ताकतवर थी, महाराणा प्रताप की जो सेना थी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ लड़ते थे। कौन? महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुरी के साथ क्या करते थे, लड़ते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर और महाराणा प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
बहलौल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये पढ़ा रहे थे तुगलक वंश, बहुत अच्छा से हम बताए थे इसके बारे में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो ये किया था, किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था, ये यहाँ पर होगा प्रश्न। तो हास्य परिहास यानी कि हंसने के क्षेत्र में चित्रकला, भू राजस्व या सैन्य अभियान। तो भू राजस्व, टोडरमल का जो भू राजस्व था बहुत ही बेहतरीन था, जिसके कारण अकबर का जो खजाना होता था वो कभी खाली नहीं होता था, बहुत ज़्यादा इसको टैक्स मिलता था। और टोडरमल कौन था, नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक था। आपको कमेंट में अकबर के नवरत्नों का नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा। कमेंट में किसका नाम लिखना है, अकबर के जो नवरत्न है सभी नवरत्नों का नाम अकबर के लिखना है आपको कमेंट में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस सुल्तान ने, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में एक लिमिटेड तय कर दिया था कि इतना से अधिक कोई भी सामान का जो जरूरी सामान है उसका भाव ना बढ़ना चाहिए। अगर भाव बढ़ गया लिमिट अधिक तो दिक्कत हो जाएगा, तो भाव ना नहीं बढ़ाना है। तो यही बाजार सुधार था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।